हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में जिसके अंदर हम डिटेल में कवर करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच में जो कि आज का आईपीएल का मुकाबला होने वाला है। उस मैच में किस प्रकार से हमें ग्रैंड लीग के लिए कॉम्बिनेशन तैयार करने, साथ ही हम समझेंगे दोस्तों पिच की कंडीशन को जो कि हमें हेल्प करेगी एक बेहतरीन ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार करने में, अपने प्लेयर के सिलेक्शन में, जो कि पिच का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे हमें ये अनुमान लगाने में आसानी हो जाती है कि विकेट कैसा बिहेव करने वाला है, यानी कि बैट्समैन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा या फिर गेंदबाजों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उस सिचुएशन में हमारा जो सिलेक्शन का चॉइस होता है वो क्लियर हो जाता है, किस प्रकार से हमें कौन से सेक्शन से प्लेयर को ज़्यादा उठाना है। ठीक है, तो आज के विकेट की बात करें, देखो सबसे पहले मैं बता दूं, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के अंदर ये मुकाबला होने वाला है, यानी कि हैदराबाद का जो होम ग्राउंड ये रहने वाला है। और लास्ट वाला मुकाबला यहाँ पर खेला गया था सनराइजर्स हैदराबाद का, जो कि मुंबई इंडियंस के साथ में हुआ था 27 मार्च को, जिसके अंदर आपने देखा था 277 वाला आपको रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दिया था, यानी कि फुल बैटिंग पैराडाइज विकेट देखने को मिला था। हैदराबाद ने मात्र 3 विकेट के नुकसान पे ही 277 बना दिए थे। वहीं मुंबई ने बात करूँ तो मुंबई ने भी 5 विकेट गंवाई थी, वो भी देखो इतना बड़ा टारगेट था, यानी कि फुल प्रेशर सिचुएशन थी, तब भी उस बड़े टारगेट का पीछा करते हुए भी मात्र 5 विकेटें गिराई थी और कितने रन बना दिए थे 246। तो इसका ये अनुमान सीधा सीधा लग जाता है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहा था और जहां पर गेंदबाजों को इतना ज़्यादा बढ़िया हेल्प देखने को नहीं मिला था। केवल जसप्रीत बुमराह को छोड़कर सभी गेंदबाजों की मैक्सिमम पिटाई हुई थी दोस्तों। और सनराइजर्स हैदराबाद की साइड से पैट कमिंस ने अच्छी गेंदबाजी की थी। बाकी सभी गेंदबाज जो भी आगे की लेंथ डाल रहे थे या फिर ज़्यादा शॉर्ट लेंथ डाल रहे थे, उनकी अच्छे से पिटाई हो रही थी। फास्ट गेंदबाजों में बात कर रहा हूँ। और स्पिनर की बात करूँ तो जो भी गेंदबाज आगे डालने की ट्राई कर रहा था या फिर पीछे रखने की ट्राई कर रहा था, उन सभी को अच्छे शॉट्स लग रहे थे, बिकॉज यहाँ पर स्पिनर को घुमाव देखने को नहीं मिला था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लास्ट वाले मैच के अंदर 6 विकेटें तेज गेंदबाजों ने ली थी, वहीं 2 विकेटें स्पिनर्स ने ली थी। तो सीधा सीधा अनुमान ये निकल के आता है दोस्तों, स्पिन को यहाँ पर आज फिर से हेल्प नहीं मिलेगी। उसका मेनली रीज़न आपको समझना पड़ेगा। देखो, हैदराबाद का होम ग्राउंड है और हैदराबाद का होम ग्राउंड है, हैदराबाद की टीम को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे और स्पेशली उनकी टीम को के ऊपर फोकस करोगे तो उनके मिडिल ऑर्डर में आपको देखो 2 विदेशी बल्लेबाज देखने को मिलते हैं, साथ ही टॉप ऑर्डर के अंदर भी एक विदेशी बल्लेबाज देखने को मिलते हैं, और तीनों ही विदेशी बल्लेबाज थोड़ा सा स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। आपने देखा होगा लास्ट मैच जो कि हैदराबाद ने गुजरात में खेला था, जो कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट था, दोपहर का मुकाबला था, उसके अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया था हैदराबाद फंस सकती है तो ये जो गुजरात के स्पिनर हैं उनके अगेंस्ट फंस सकती है। तो आपने देखा होगा ट्रेविस हेड को, और आपने देखा होगा क्लासेन को किस प्रकार से स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था। क्लासेन का विकेट राशिद खान ने लिया था, वहीं ट्रेविस हेड को नूर अहमद ने फंसाया था। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिली थी। इसीलिए हैदराबाद की टीम है वो अपने होम ग्राउंड को बैटिंग पैराडाइज रखेगी, जहाँ पर तेज गेंदबाजों को हेल्प मिले या फिर बल्लेबाजों को हेल्प मिले, क्योंकि उनके स्क्वाड को भी देखोगे, साथ ही उनकी प्लेइंग 11 को भी देखोगे ना, तो इतने ज़्यादा स्पिनर पे डिपेंडेंट नहीं है। हालांकि देखो, वाशिंगटन सुंदर को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज करते हैं अगर ज़रूरत पड़ी उस सिचुएशन में, अदरवाइज यहाँ पर भी तेज गेंदबाज इंक्लूड कर लेते हैं। मार्कंडे को हालांकि खिला रहे हैं, लेकिन मार्कंडे भी इतने ज़्यादा बढ़िया बेहतरीन साबित नहीं हो रहे उनके लिए। सदाब अहमद एज ए ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं, 1 या 2 ओवर की गेंदबाजी बीच में डाल देते हैं, इस तरीके से खिलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज मैच है चेन्नई के साइड में। अगर चेन्नई के साथ में मैच होता है हैदराबाद का, चेन्नई के अगेंस्ट हैदराबाद ड्राई कंडीशन का इस्तेमाल कर लेती है, जो कि लास्ट सीजन जो हैदराबाद में मैचेस हुए थे ना, 2023 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कुछ मैचेस ऐसे देखे गए थे जिसके अंदर थोड़ा सा स्लो ट्रैक देखने को मिला था। लास्ट सीजन 2023 की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर स्पिनर ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था काफ़ी मैचेस के अंदर। तो काफ़ी बार हैदराबाद की टीम उन कंडीशन में फंस गई थी अपने ही जाल में। तो इसीलिए हैदराबाद ने इस सीज़न अपनी विकेट को फिर से तैयार करवाया है और फुल बैटिंग ट्रैक बनाए हैं, और साथ ही आपको देखने को मिलेंगे फास्ट बॉलर को हेल्प मिला वैसे ट्रैक बनाए, क्योंकि पैट कमिंस इनके कैप्टन और सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं, तो उन्हीं का प्लानिंग आपको देखने को मिल रहा है। अगर चेन्नई की साइड से अगर देखोगे तो चेन्नई की साइड से स्पिनर काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। हालांकि रविंद्र जडेजा को अभी खिला रहे हैं, इसके अलावा तीक्ष्णा को मौका मिल सकता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे एक और स्पिनर मिचेल सैंटनर देखने को मिलेंगे। तो इनकी स्क्वाड में स्पिनर काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी है। अगर ड्राई कंडीशन देखने को मिलेगी तो उस सिचुएशन में ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं और सनराइजर हैदराबाद को ईजिली रोक सकते हैं।
इसीलिए सनराइजर हैदराबाद आज फिर से बैटिंग ट्रैक का इस्तेमाल करने वाले, जहां पर आपको इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाना है। आपको टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अपनी फैंटेसी टीम में जरूर रखने हैं। गेंदबाजों में बात करूं तो तेज गेंदबाज ऐसे जो कि वेरिएशन करते हो, सेकंड ऐसे तेज गेंदबाज जो कि डेथ में अपने ओवर्स डालते हो या फिर मिडल फेस में अपने ज़्यादा ओवर की गेंदबाजी करते हो, ऐसे गेंदबाजों को आपको शामिल करना है। साथ ही मैं बता दूं हैदराबाद की पट्टी पे, यानी कि मैं बैटिंग ट्रैक ही कहूँगा, इस पट्टी के ऊपर आपको बिल्कुल भी स्विंग देखने को नहीं मिला। देखो मैं अभी आपके लिए पिच के ऊपर लेके चलता हूँ। देखो ये विकेट आपको देखने को मिला था यहाँ पर, ठीक है। हैदराबाद का आप देखोगे ना, ऐसे जूम करने पे आपको दिखाई देते हैं क्रैक्स हैं। ये क्रैक्स नहीं है दोस्तों, ये आप मान सकते हो ये कि बहुत ही हार्ड सरफेस है जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दरारें जैसी लाइनिंग है, लेकिन ये ओपन नहीं है, ये सिर्फ दिखने को है। इनके ऊपर बिल्कुल भी हेल्प नहीं है, यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि इसके ऊपर गेंद पड़ के टर्न ले लेगी, ठीक है। फुल बैटिंग सरफेस देखने को मिलता है, अच्छा खासा बाउंस देखने को, यानी कि बाउंस की बात करूँ तो बाउंस बेहतरीन देखने को मिलता है, यानी कि कीपर की हाइट यानी कि चेस्ट हाइट तक ईजिली बॉल कैरी करता है। तो यानी कि बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और बल्लेबाजों को मज़ा कौन सी कंडीशन में आता है, जब देखो गेंद जैसे यहाँ पर गिरी है तो यहाँ से गिर के सीधा ही आ रही हो, तो उस गेंद को खेलने में कभी भी डिफिकल्टीज नहीं होती। जैसे ही क्योंकि बैट्समैन अपना बैट लेके आता है तो वो बैट पे मिडल हो जाती है, लेकिन काफ़ी सिचुएशन ऐसी होती है ना जब बॉल नीचे रहती है या फिर ऊपर उड़ जाती है, वैसी सिचुएशन में बल्लेबाज फंस जाते हैं अगेंस्ट तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिनर हो। लेकिन हैदराबाद की कंडीशन प्रॉपर बैटिंग फ्रेंडली देखने को मिल रही है। तो चेन्नई का भी बैटिंग काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है, हैदराबाद का भी बैटिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ये मैच आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। जिस भी टीम के मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज और साथ ही दोनों ओपनर बेहतरीन तरीके से स्टार्ट देंगे, साथ ही मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज गलतियां नहीं करते, तो वो टीम आज का मैच अच्छे तरीके से विन कर सकती है। बाउंड्रीज की बात करूं, देखो यहाँ पर आपको बाउंड्रीज में एक साइड का एरिया ही आपको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, बाकी की बाउंड्रीज आपको सही देखने को मिलती है, जो कि हाई स्कोरिंग मैदान के तौर पर आपको देखने को मिलनी ही चाहिए। तो वैसा ही बाउंड्री आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर ईजिली आपको फिर से उम्मीद करते हैं 200 प्लस का स्कोर ही देखने को मिलेगा। और इसी की बेस पे हमने कॉम्बिनेशन तैयार करने, किस प्रकार से कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना है, वो सारी चीज़ें वीडियो में डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। अभी देखो हम डायरेक्ट बात करते हैं, कुछ वीक पॉइंट की भी बात बताऊंगा जो कि कहीं ना कहीं थोड़े से कॉम्बिनेशन बनाने में हमें हेल्प करेगी, क्योंकि कुछ बड़े नाम है उनको ड्रॉप करने का रिस्क भी हमें लेना पड़ेगा। उस सिचुएशन में हमें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दूं कि आज के मैच में एक बड़ा नाम चेन्नई की साइड से जो कि था मुस्तफिजुर रहमान, वो हाईली चांसेस है नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो जो लौट चुके हैं अपने देश, क्योंकि उनको वीज़ा वगैरह कुछ करवाना था, तो आज का मैच नहीं खेलने वाले। तो इनकी जगह आज मेनली हाई चांसेस हैं कि आज खेलने वाले हैं तीक्ष्णा, और इनको खिलाना बनता भी है। क्यों खिलाना बनता है उसका मेनली रीज़न भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर फुल बैटिंग ट्रैक होता है, अगर चाहिए चेन्नई की टीम ऐसा चाहे, तो उस सिचुएशन में देखो मोइन अली को भी खिला सकती है, हाईली चांसेस है, क्योंकि मोइन अली भी स्पिन गेंदबाजी दे सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग के इनके पास में ऑप्शन फिर भी रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक क्वालिटी गेंदबाज कहीं ना कहीं बैटिंग ट्रैक के ऊपर आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकता है, अपनी टीम के लिए कुछ ज़्यादा बना सकता है मतलब मैच को। तो तीक्ष्णा हाईली चांसेस, यानी कि 90% चांसेस तीक्ष्णा के ही रहने वाले हैं आज के मैच में, ठीक है। तीक्ष्णा खेलते हैं तो आज के मैच में देखो तंग करने वाले, किसे किसे तंग करेंगे स्पेशली बात करूं, देखो एज ए प्लेयर के तौर पे बताऊं तो कहीं ना कहीं देखो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा दोनों के सामने वेरिएशन से गेंद को बाहर ले जाएंगे तो सिचुएशन में फंसा सकते हैं, अगर विकेट के ऊपर मूवमेंट होता है उस सिचुएशन में। लेकिन बॉल अगर विकेट के ऊपर मूवमेंट ही नहीं करेगा, कि बॉल को ऐसे घुमाना चाहे, अगर बॉल घूमेगी नहीं सीधा जाएगी, तो इजीली बैट्समैन फिर टारगेट कर सकता है, वो एक प्लस पॉइंट रहेगा जरूर। लेकिन तीक्ष्णा एक क्वालिटी स्पिनर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि अपनी पेस भी डालते हैं थोड़ा सा, उनके पास में गति भी हल्की सी, साथ ही न्यू बॉल से अगर इनको बॉलिंग करवाया जाए तो वन फिंगर से थोड़ा हल्का सा गेंद को स्विंग भी कराते हैं, यानी कि बॉल हलचल करती है विकेट के ऊपर, तो वो एक क्वालिटी लेके आते हैं। कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। जब चेन्नई के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो अभिषेक और ट्रेविस हेड, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रख लेना। हालांकि देखो वैसे बात करो ना, जब जब चेन्नई के अंदर मैचेस होते थे तो हाईली चांसेस रहते थे एडम मार्करम, हेनरी क्लासेन और ऊपर से मयंक अग्रवाल, ये तीनों ही बल्लेबाज जो कि राइट हैंडेड है, इन तीनों को ही रविंद्र जडेजा नहीं कहूँगा, सर रविंद्र जडेजा कहूँगा, तीनों को ही काफ़ी ज़्यादा तंग करते थे। और लास्ट सीजन चेन्नई का जब मैच हुआ था हैदराबाद के अंदर, तो हैदराबाद के होम ग्राउंड में मैच हुआ था, वहाँ पर चेन्नई ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जिसमें रविंद्र जडेजा का भी काफ़ी ज़्यादा नाम था, उसके अंदर बढ़िया गेंदबाजी की थी, विकेटें भी निकाल के दी थी, बड़े नामों को आउट भी किया था, तो वो चीज़ें देखने को मिलती थी। लेकिन विकेट से हेल्प नहीं मिलेगा स्पिनर को, तो फिर उस सिचुएशन में फिर बैट्समैन हावी होने वाला है, उस चीज़ को आपको समझ के चलना है। लेकिन आपको एक कॉम्बिनेशन इस प्रकार का भी बनाना है कि भाई थोड़ा सा ग्रिप मिल
मिल जाए स्पिनर को, या फिर अपनी पेस में वेरिएशन की वजह से स्पिनर बैट्समैन को फंसा ले और रिकॉर्ड काम कर जाए, तो इस आधार पे भी एक कॉम्बिनेशन ज़रूर बना लेना है बैकअप के लिए। बाकी मैक्सिमम ट्राई करना है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट के अनुसार हमें कॉम्बिनेशन को लेके चलना है, जिसमें गेंदबाज मैं कहूँगा 2 या 3 गेंदबाज से ज़्यादा गेंदबाज अपनी फैंटेसी टीम में इंक्लूड मत करना। बाकी आप ऑलराउंडर के ऊपर फोकस कर सकते हो जो कि बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों करते हैं। गेंदबाज ऐसे लेना जो कि डेथ ओवर में ज़्यादा गेंदबाजी करते हैं, या फिर एक आधा गेंदबाज आप ऐसा ले सकते हो जो कि विकेट टेकर है, स्किलफुल गेंदबाज है, कहीं ना कहीं फंसा सकता है। ऐसी चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। बाकी देखो, रिकॉर्ड की बात करूँ तो सबसे पहले हैदराबाद के प्लेयर में बता दूँ तो हैदराबाद के प्लेयर जो कि मयंक अग्रवाल है, इस सीज़न मैंने कंटिन्यू ऑब्जर्व किया है, जब जब इनको बाउंसर लगाई है बाउंसर पे काफ़ी ज़्यादा फंस रहे, यानी कि 6 ओवर को पार ही नहीं किया, यानी कि पावर प्ले के बाद में बैटिंग करने ही नहीं आए। तो इनका जो स्पिन के अगेंस्ट कैसा खेल रहे हैं वो अभी तक पता नहीं चला। लेकिन रिसेंट में रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, 2 बार उनके सामने आउट भी हुए हैं। लेकिन मयंक अग्रवाल मैं पर्सनली बताऊं, जितना मैंने इनको देखा है टेस्ट मैचेज में देखो, चाहे लास्ट सीजन देखो जो कि खेले थे, और उससे पहले भी जब पंजाब के लिए खेल रहे थे के राहुल के साथ में, तब भी इनको मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। तो ये स्पिन को काफ़ी बढ़िया तरीके से खेलते हैं। हालांकि रविंद्र जडेजा के सामने 2 बार आउट जरूर हुए हैं, लेकिन शॉट मारते हुए आउट हुए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि उनके अगेंस्ट बिल्कुल बुरी तरीके से फंस गई, इस बात को आपको समझना है। तो देखो, मयंक अग्रवाल को कौन सा प्लेयर आउट कर सकता है चेन्नई की साइड से? चेन्नई की साइड से जो आउट कर सकता है देखो वो है तुषार देशपांडे। इनके पास में पेस भी है, 140 प्लस की पेस आराम से डालते हैं, साथ ही बाउंसर का यूज भी काफ़ी अच्छा करते हैं पावर प्ले के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये फंसा सकते हैं। ठीक है, इनका सामना हुआ नहीं है अभी तक, तुषार देशपांडे को खेला नहीं है, इसलिए मैं कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आएगा। हालांकि देखो, दीपक चाहर की बात करूँ, दीपक चाहर एक अच्छे प्लेयर है। जब इनको स्विंग मिलता है दीपक चाहर को, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे किसी मयंक अग्रवाल को, यानी कि स्ट्राइक रेट थोड़ा डाउन रहता था। आउट एक ही बार किया है, लेकिन स्ट्राइक रेट इनका थोड़ा डाउन आ जाता था। लेकिन आज की इस वेन्यू के ऊपर इतना ज़्यादा स्विंग नहीं मिलता। नेचुरल स्विंग जो दीपक चाहर के पास में वो 1 से 2 ओवर जरूर मिलता है, लेकिन जैसे ही अगर वहाँ से शॉट लगाते हैं बैट्समैन, काउंटर अटैक करते हैं, तो बॉल जैसे ही ग्राउंड पे जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुराना होता है, साइन उसका चला जाता है, तब कहीं ना कहीं उसका स्विंग होना बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं विकेट से स्विंग नहीं रहेगा, तो सिचुएशन में फिर जो लो पेस वाले गेंदबाज हैं कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, पावर प्ले के अंदर बड़ा स्कोर खा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन लुटा सकते हैं अपनी टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं दीपक चाहर महंगे भी जा सकते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हालांकि दीपक चाहर ने इस वेन्यू के ऊपर परफॉर्मेंस दिया था, जब ये वेन्यू कैसा था, थोड़ा सा स्लो कंडीशन का था, उस टाइम पे इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था, ये बात को समझना पड़ेगा, जहाँ पर बॉल ग्रिप करके रुक के आता था। लेकिन ये वेन्यू के ऊपर जो विकेटें हैं वो बदल दी गई हैं, तो यहाँ पर बॉल आएगा तेज़ी से, और तेज़ी से बॉल आएगा, स्विंग नहीं होगा, तो दीपक चाहर को मार पड़ सकती है दोस्तों। क्योंकि सामने देखो विदेशी बल्लेबाज ट्रेविस हेड है जो कि काफ़ी बढ़िया खेलते हैं स्विंग को भी, और जो कि विदेशों में खेलते हैं तो दीपक चाहर से भी ज़्यादा पेस खेलते हैं, ज़्यादा स्विंग को खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड बिल्कुल भी तंग नहीं होने वाले। हालांकि स्विंग से परेशान होते थे, लेकिन बिल्कुल भी तंग नहीं होने वाले। और मयंक अग्रवाल भी दीपक चाहर के अगेंस्ट अच्छा कर सकते हैं। हालांकि मयंक अग्रवाल को फंसाने वाला बंदा तुषार देशपांडे ही रहने वाला है। अगर खेलेगा तुषार देशपांडे, यानी कि तुषार देशपांडे को मयंक अग्रवाल ठीक से खेलेगा, तो उस सिचुएशन में मयंक अग्रवाल बड़ा स्कोर कर सकता है। सिलेक्शन भी इसका कम देखने को मिलेगा, और ग्रैंड लीग में आपके लिए एक स्पेशल पिक बन सकता है हैदराबाद की साइड से, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, काफ़ी क्वालिटी प्लेयर है, टेक्निक काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब जब पुल मारने गया है इस सीज़न 2 मैचेज में मैंने कंटिन्यू देखा है, कोलकाता के अगेंस्ट भी पुल मारते हुए आउट हुआ था हर्षित राणा की गेंद पे, और जो आपका गुजरात के अगेंस्ट जो दोपहर में मैच हुआ था उसके अंदर भी ओमरजाई वाली बॉल पे, जो कि बॉडी के अंदर सर की तरफ इनके ऊपर बाउंसर लगाई थी, वहाँ पर फिर से शिकार बना था, डीप मिड विकेट की साइड में फंस गया था। ठीक है, तो मयंक अग्रवाल के लिए यही चैलेंज रहने वाला है। और प्लानिंग होती है दोस्तों दोनों ही टीमों में, किसके क्या वीकनेस है, तो प्लानिंग जरूर होने वाली है, लेकिन उसको अगर संभल के खेल गया तो मयंक अग्रवाल बड़ा स्कोर करके दे सकता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ट्रेविस हेड जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी खेले हुए हैं, और रविंद्र जडेजा ने इनको भी काफ़ी ज़्यादा तंग किया था दोस्तों। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन फिर भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है रविंद्र जडेजा ने, T20s की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड स्लो विकेट होता तो मैं कहता ट्रेविस हेड के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, फंस सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो ट्रेविस हेड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेने वाला। लेकिन रविंद्र जडेजा की भूमिका बढ़ने वाली दोस्तों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नीचे से त्रिपाठी आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। माकरम की बात करूँ, नीचे से आपको देखने को मिलेंगे एडम माकरम, तो जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर है, काफ़ी अच्छा स्पिन भी खेलते हैं,
और जडेजा के अगेंस्ट थोड़ा सा फंसे ज़रूर हैं, लेकिन आज की जो कंडीशन है थोड़ा सा मैं कहूँगा हेल्प करेगी बैट्समैन को। लेकिन फिर भी आप माकरम और जडेजा में से थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो माकरम को, ये आप थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, आप टॉप ऑर्डर से बैट्समैन को लेके जा रहे हो मयंक अग्रवाल को, तो आप फिर माकरम को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। ये आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है, क्योंकि हाईली सिलेक्टेड प्लेयर है माकरम, और मयंक अग्रवाल को अगर आप लेते हो और क्लास माकरम को ड्रॉप कर देते हो तो थोड़ा सा आपके लिए टीम में यूनिकनेस ला सकता है। ठीक है, अभिषेक शर्मा को मैं लेके जाऊँगा, बढ़िया प्लेयर है, चेन्नई के अगेंस्ट जब भी खेलता है अच्छे रन जरूर बनाता है, क्योंकि इनके जो गेंदबाज है ना चेन्नई के अगेंस्ट जितने भी गेंदबाज हैं उन सभी को अच्छे तरीके से खेल लेता है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो कि रविंद्र जडेजा है, इनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से खेलता है। ठीक है, एक ही बार आउट हुआ है रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट। तीक्ष्णा को काफ़ी बेहतर तरीके से खेलता है, और वो भी स्ट्राइक रेट इनका काफ़ी बढ़िया रहता है, क्योंकि स्पिन को बेहतर तरीके से खेलता है, एक बात समझना। ठीक है, शार्दुल ठाकुर अगर खेलता है, वो इनको काफ़ी परेशान किया है शार्दुल ठाकुर ने अभिषेक शर्मा को, तो वो कहीं ना कहीं इनको तंग किया है। बाकी के जितने भी गेंदबाज हैं उन सभी के अगेंस्ट बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है अभिषेक शर्मा ने। तो अभिषेक शर्मा आज के मैच में भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, लेके चलने वाला। क्लासेन एक क्वालिटी बल्लेबाज है, और विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको इकलौता प्लेयर मिलेगा जो कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहा है, तो यही इंपॉर्टेंट और सेफ पिक रहने वाला है। ठीक है, तो आप इन्हीं के साथ में जाना। महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा नीचे आते हैं, तो इसीलिए मैं उनको सजेस्ट नहीं करने वाला। तो ये बात हुई दोस्तों हैदराबाद की साइड से, जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, यानी कि टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, उनकी बात हुई। दूसरी तरफ से बात करें चेन्नई की साइड से, चेन्नई की साइड से ऋतुराज गायकवाड़, जिनको सबसे ज़्यादा तंग किया दोस्तों लेफ्ट आर्म पेसर ने। लेफ्ट आर्म एंगल से जो भी तेज गेंदबाजी करता है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। तो लेफ्ट आर्म एंगल से गेंदबाजी करने वाले अभी के लिए हैदराबाद की टीम में देखो जयदेव उनादकट खेल रहे हैं, और जयदेव उनादकट को नहीं खिलाते तो यहाँ से टी नटराजन को भी खिला सकते हैं। ठीक है, उनको भी खिला सकते हैं, और टी नटराजन को सुंदर की जगह भी खिला सकते हैं, एज ए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे भी खिलाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बढ़ जाते हैं, और नटराजन न्यू बॉल से भी डालते हैं। तो देखो ऋतुराज गायकवाड़ है, उनको देखो नटराजन के अगेंस्ट 2 बार आउट हुए। लेफ्ट आर्म एंगल से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई ही। लास्ट मैच दिल्ली में जो विशाखापट्टनम में हुआ था, वहाँ पर भी खलील ने काफ़ी ज़्यादा तंग किया था और आउट भी किया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको फिर से। थोड़ा सा ऋतुराज के ऊपर कैप्टनसी का भी थोड़ा सा मैं कहूँगा, वैसे नहीं हो प्रेशर, लेकिन माइंड में ज़रूर है एक परफॉर्मेंस देने का, मतलब सिर के ऊपर बोझ ज़रूर रहने वाला कि परफॉर्मेंस देना ही देना है, बड़ा नॉक खेलना ही खेलना है, ऐसा परफॉर्मेंस देने का प्रेशर जरूर रहने वाला है। और बैटिंग ट्रैक देखने को मिलेगा। ऋतुराज गायकवाड़ अगर 2 ओवर टिक जाता है, वही 2 से 3 ओवर टिक जाता है, तो एक बड़ी नॉक खेलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इसकी जो टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। ये बंदा कभी भी टेक्निक की वजह से आउट नहीं होता। ये स्टार्टिंग में जैसे बॉल थोड़ा सा एंगल से बाहर जाती है, उसमें देखो थोड़ा सा बैट को फेंक देता है, यानी कि उसको खड़े खड़े ड्राइव लगाने चला जाता है, बॉल की तरफ नहीं आता। ये इसका थोड़ा सा वीक पॉइंट मेरे को नज़र आया। बाकी ये बंदा काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, पुल अच्छा खेलता है, कट अच्छा खेलता है, सामने ड्राइव अच्छे लगाता है। साथ ही जब सेट हो जाता है तो फिर स्पिनर को भी काफ़ी बेहतर तरीके से काउंटर अटैक करता है, काफ़ी बेहतरीन शॉट लगाता है। तो ऋतुराज गायकवाड़ मेरे लिए बेहतरीन चॉइस रहने वाले। हालांकि देखो थोड़ा सा डाउट रहेगा किसके अगेंस्ट, लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट कहीं फंस सकता है, ये प्रॉब्लम रहने वाली है। अगर 2 लेफ्ट आर्म पेसर अगर एक साथ खिला लेती है हैदराबाद की टीम, तो फिर आप एक आध कॉम्बिनेशन में ऋतुराज को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। जब आप हैदराबाद के फेवर में कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा रख रहे हो ना, उस सिचुएशन में ट्राई कर सकते हो। रचिन रविंद्रा देखो अभी टूर्नामेंट के अंदर आया ही है, इतना ज़्यादा आपको वीक पॉइंट नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि लास्ट मैच के अंदर जो विशाखापट्टनम में हुआ था, हाई बाउंस देखने को मिला था, तो खलील अहमद ने इनको काफ़ी ज़्यादा तंग किया था, जो कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कर रहे थे, और ये केवल ऑन साइड की तरफ ही गेंद को मारने की ट्राई कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर गेंदबाजी हो रही थी, ये केवल ऑन साइड की तरफ ही ट्राई कर रहे थे अपना बैट स्विंग करने को। फिर डाउन द ग्राउंड खेलने को ज़्यादा देखते हैं, या फिर ऑन साइड पर ज़्यादा खेलते हैं, या फिर फ्लिक शॉट ज़्यादा खेलते हैं। ऑफ साइड वाले एरिया को इन्होंने बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया था, यानी कि इधर शॉट नहीं लगा रही थी। तो कहीं ना कहीं इस वीकनेस को ध्यान में रखते हुए क्या पता हैदराबाद की प्लानिंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखो वर्ल्ड कप के अंदर भी मैंने देखा था रचिन आपको ऑफ साइड पे भी खेलते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि उस मैच के अंदर पता नहीं T20 को मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाते हुए देखने के लिए ऑन साइड को प्रीफर कर रहे थे। अदरवाइज़ ये ऑफ साइड पे कट वगैरह पुल वगैरह भी अच्छा खेलते हैं, कट भी खेलते हैं, साथ ही कवर्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छे शॉट्स लगाते हैं। लेकिन लास्ट मैच में ज़रूर स्ट्रगल किया था, थोड़ा प्रेशर की वजह से स्ट्रगल किया था, थोड़ा स्विंग अच्छा हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी थी दोस्तों। लेकिन रचिन रविंद्रा इंपॉर्टेंट रहने वाले, काफ़ी सॉलिड प्लेयर दिखाई दिए, काफ़ी क्वालिटी प्लेयर दिखाई दिए। बात करें अजिंक्य रहाणे की, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड प्लेयर है दोस्तों। अजिंक्य रहाणे को हमेशा ही दिक्कत हुई थी दोस्तों भुवनेश्वर कुमार से, जब जब भुवनेश्वर कुमार खेलते थे इनके अगेंस्ट हमेशा दिक्कत पैदा की थी। लेकिन अजिंक्य रहाणे
थोड़ा वन डाउन खेल रहे हैं। अगर ऊपर का पार्टनरशिप अच्छा लगता है तो अजिंक्य राणे आएंगे बल्लेबाजी करने, तो उस सिचुएशन में देखो अजिंक्य राणे के सामने भुवी का इतना ज़्यादा बैटल देखने को नहीं मिलेगा। और भुवी ने इनको कब तंग किया था, जब ये ओपन करते थे, चाहे राजस्थान के लिए इन्होंने ओपन किया हो, दिल्ली के लिए ओपन किया हो, कोलकाता के लिए ओपन किया हो, तो भुवी ने इनको पावर प्ले में काफ़ी बार आउट किया है, ठीक है। तो लेकिन अभी के लिए ये क्या पर खेलेंगे, अभी खेल रहे हैं वन डाउन। और भुवनेश्वर कुमार अगर ये अर्ली विकेट चला भी जाता है फॉर एग्जांपल ऋतुराज का या फिर रविंद्रा का, तो भी अगर ऊपर खेलने आते हैं अजिंक्य राणे तो इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली, मैं नहीं कहूँ, क्योंकि अभी देखो करंटली तो डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं अजिंक्य राणे, तो वहाँ पर अच्छा खासा बढ़िया है। भुवी अभी फॉर्म में भी नहीं चल रहे, पहला पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा। सेकंड देखो पावर प्ले में इतना ज़्यादा स्विंग देखने को नहीं मिलता इस विकेट के ऊपर, स्पेशली फुल बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो कहीं ना कहीं अजिंक्य राणे अच्छा खेल सकते हैं। और प्लस एक पॉइंट आपको मैं और बताता हूं दोस्तों, ध्यान रखना, अजिंक्य राणे को हमेशा ही दिक्कत होती है स्पिन गेंदबाजी से, ठीक है। स्पिन गेंदबाजी जब जब आती है, स्पेशली जो लेग स्पिन या फिर जो चाइनामैन गेंदबाजी आती है ना, उनसे सामने थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बाकी ऑफ स्पिनर हो या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, उनसे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर आप हैदराबाद की स्क्वाड को देखोगे तो इनके पास में तेज़ गेंदबाजी का अटैक ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, तेज गेंदबाजी का अटैक ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अजिंक्य राणे फास्ट बॉलिंग को बेहतर तरीके से खेलते हैं, यानी कि फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट इसका स्ट्राइक रेट देखो 150 प्लस रहता है, और स्पिन गेंदबाजी आती है तो इसका स्ट्राइक रेट 120 से भी नीचे आ जाता है। ये आपको चीज़ आपको देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। तो अजिंक्य राणे आपके लिए एक अच्छी चॉइस बनने वाला है। तो ये तीनों ही प्लेयर, आप चेन्नई की टीम पहले बल्लेबाजी करे या फिर सेकंड बैटिंग करे, तो आपके लिए तीनों ही प्लेयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल रहने वाले, ठीक है। इस बात को आपको समझ के चलना पड़ेगा। यहाँ से बात आती है दोस्तों डेरी मिचेल और शिवम दुबे, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को तो आपको ट्राई करना ही करना है, जिसके अंदर देखो चेन्नई की टीम पहले गेंदबाजी कर रही है, उस सिचुएशन में डेरी मिचेल के साथ में भी जा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ऐसी कंडीशन आती हैं जहाँ पर बल्लेबाज हावी होते हैं, तो वहाँ पर टीमें क्या करती हैं, अपने जो ज़्यादा तेज़ गेंद फेंक रहे होते हैं ना गेंदबाज, जो कि हाई पेस से, उनको रोक के अपने जो मीडियम पेसर होते हैं, जो कि पार्ट टाइम गेंदबाज होते हैं, उनको काफ़ी बार यूज कर लेती हैं। तो डेरी मिचेल के 1 से 2 ओवर करवा सकती है, किसके लिए, यहाँ से रविंद्र जडेजा के ओवर कट करने के लिए, या फिर किसी भी अपने तेज़ गेंदबाज के ओवर कट करने के लिए कहीं ना कहीं डेरी मिचेल से 1 से 2 ओवर निकलवा सकती है। डेरी मिचेल 1 से 2 विकेट निकाल के दे दे तो कहीं ना कहीं फैंटेसी में हमें थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर कर सकता है। तो डेरी मिचेल एक गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है। और एक पॉइंट आप और क्लियर करना, जब आप चेन्नई के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, देखो भाई ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला, जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। देखो ध्यान से समझने की ट्राई करना, अगर फॉर एग्जाम्पल चेन्नई की पहले बल्लेबाजी होती है तो ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र दोनों ने ही बढ़िया साझेदारी बना दी, और यहाँ पर पार्टनरशिप बना दी 100 प्लस की पार्टनरशिप बना दी, किसके अंदर, 6 ओवर के अंदर या फिर 7 ओवर के अंदर 100 प्लस की पार्टनरशिप बना दी, ठीक है। तो फिर चेन्नई की टीम क्या करेगी, डायरेक्ट किसे प्रमोट करेगी, शिवम दुबे को। रीज़न क्या है, मिडल ओवर्स में आपको इस्तेमाल होंगे सदाब अहमद, वाशिंगटन सुंदर खेलते हैं तो वो, या फिर आपको मयंक मार्कंडे, इनके ओवर्स करवाए जाएंगे पावर प्ले के बाद में। उनको काउंटर करने के लिए शिवम दुबे को प्रमोशन मिल सकता है। तो आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हो, दोनों इनको ले लो, फिर डेरी मिचेल शिवम दुबे को ले लो, ठीक है। इस तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जिसके अंदर आप जो हार्ड हिटर बैट्समैन है ना, उनको प्रमोशन मिलेगा, अगर ओपनर बढ़िया साझेदारी दे देना उस सिचुएशन में। ये वीक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, शिवम दुबे के अगेंस्ट बाउंसर वाला वीक पॉइंट रहेगा। डेरी मिचेल स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं, लेकिन आज के मैच में आपको स्पिन इतना होता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो डेरी मिचेल भी आपके लिए वैल्यूबल पिक बनने वाले। तो ये थोड़े वीक पॉइंट थे दोस्तों हर प्लेयर के बारे में, वो मैं आपको समझा दिया। अभी देखो बात करते हैं ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन किस प्रकार से आज का मेरा बन रहा है। तो यहाँ से देखो मैं मयंक अग्रवाल, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा तीनों ही प्लेयर के साथ में जा रहा हूँ। यहाँ से देखो रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्रा, ठीक है, 2 प्लेयर इनके साथ में जा रहा हूँ, अजिंक्य राणे के साथ में जा रहा हूँ। ये 3 प्लेयर मैं यहाँ से रखने वाला हूँ। और मेरे को थोड़ा सा लगता है कि शिवम दुबे को ऊपर प्रमोशन मिलेगा, कहीं ना कहीं ये बड़ा करके दे सकते हैं, तो शिवम दुबे को मैं रख रहा हूँ, ठीक है। नीचे से हेनरी क्लासन इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि ये जो आपके पास प्लेयर बचते हैं ना, 8 प्लेयर मैंने पिक किए, ये आपके लिए वैल्यूबल रहने वाले। आप किसको ड्रॉप कर सकते हो वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से देखो मेरे लिए रविंद्र जडेजा रहेंगे, जो कि बैटिंग एंड बॉलिंग ही दोनों से बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। आप क्या ट्राई कर सकते हो, रविंद्र जडेजा, डेरी मिचेल में आप चेंज वगैरह कर सकते हो, लेकिन रविंद्र जडेजा के साथ में जाऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट विकेट्स होते हैं ना, वो रविंद्र जडेजा ही आपको निकाल के देने वाले हैं, ठीक है। बॉलिंग में बात करूँ तो देखो यहाँ से पैट कमिंस और इधर से पथिराना, ये रहेगा आज का मेरा कॉम्बिनेशन। स्पेशली देखो स्मॉल लीग खेल रहे हो, 3 मेंबर 4 मेंबर, तो सीधा सीधा देखो मयंक अग्रवाल और आपके फिर माकरम, इन दोनों में आपको
ये रोटेशन देखने को मिलेगा। सेफ पिक वाले माकरम लेके आएंगे, रिस्की वाले मयंक अग्रवाल के साथ में जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड, यहाँ पर देखने को मिलेगा अजिंक्य रहाणे और डेरी मिचेल। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सेफ खेलने वाले डेरी मिचेल के साथ में आएंगे, थोड़ा रिस्क लेने वाले अजिंक्य रहाणे के साथ में आएंगे, या फिर शिवम दुबे और डेरी मिचेल। ये फिर आपको चेंज देखने को मिलेंगे केवल किन प्लेयर के अंदर, मयंक अग्रवाल, अजिंक्य रहाणे, ये 2 प्लेयर के ऊपर ही मैक्सिमम आपको चेंज देखने को मिलेगा। या तो माकरम देखने को मिलेगा या फिर आपको देखने को मिलेगा डेरी मिचेल। ठीक है, ये चेंज देखने को मिलने वाला, हाईली चांसेस में यही रहने वाला है। ठीक है, तो ये बैटिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर कैप्टनसी वॉइस कैप्टनसी की बात करूँ, देखो कैप्टनसी वॉइस कैप्टनसी की बात करूँ तो कैप्टनसी देखो मैं देने वाला हूँ यहाँ से सचिन रविंद्रा को। मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है प्लेयर, काफ़ी बढ़िया बैटिंग करता है, इसी वजह से मैं इनके साथ में जा रहा हूँ अभी के लिए एज ए कैप्टनसी की चॉइस में। और वॉइस कैप्टनसी की बात करूँ तो वॉइस कैप्टनसी देखो यहाँ से ट्रेविस हेड को दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसके अंदर हमारे अभी यूनिक प्लेयर की बात करें। यूनिक प्लेयर में देखो अजिंक्य रहाणे, मयंक अग्रवाल, 2 ही प्लेयर बैठे हैं जो कि यूनिकनेस लेके आते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा रिस्की बनाना है, क्योंकि देखो हमारे पास में 2 ही यूनिक प्लेयर निकल के आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे थोड़ा सा कम चांसेस बनते हैं कि ग्रैंड लीग में टॉप करें, क्योंकि सेफ कैप्टन वॉइस कैप्टन की चॉइस भी हमारे पास में। तो फिर आप क्या ट्राई कर सकते हो, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, ये आपके लिए बेहतरीन यूनिक चॉइस बनेंगे सीवीसी की। मयंक अग्रवाल, अजिंक्य रहाणे, ये 4 ऐसी चॉइसेस हैं जो कि इंडियन बैटर आपको देखने को मिलेंगे जो कि स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों को बेहतर तरीके से खेल लेते हैं। 4 ऐसे बैटर हैं जो कि सीवीसी आपके लिए यूनिक बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई बड़ा धमाका नहीं किया। हालांकि देखो अभिषेक शर्मा ने जरूर नॉक्स खेली, लेकिन फिर भी लोगों का कम भरोसा रहता है इनके ऊपर। ठीक है, इनको आप ट्राई कर सकते हो। चेन्नई के अगेंस्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हो, हैदराबाद के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उस सिचुएशन में शिवम दुबे और डेरी मिचेल आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस बन जाएंगे। और सीवीसी भी इनमें से एक आधे को रोटेट कर सकते हो, डेरी मिचेल में से वीसी बना सकते हो चेन्नई का कोई भी, तो शिवम दुबे और डेरी मिचेल में से बना सकते हो जब आप हैदराबाद के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस सिचुएशन में। कहीं ना कहीं मिडल ओवर्स में जहाँ पर हैदराबाद का इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलता स्पिन गेंदबाजी का, तो शिवम दुबे और डेरी मिचेल भी स्पिन को बेहतर खेल लेते हैं जब इतना ज़्यादा स्पिन नहीं होता। आपने देखा होगा विदेशी कंडीशन जहाँ पर गेंद ज़्यादा नहीं घूमता तो स्पिन गेंदबाजों को डेरी मिचेल काफ़ी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, तो उस सिचुएशन में डेरी मिचेल और शिवम दुबे आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस बन सकते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी को भी आप रोटेट कर सकते हो जब आप हैदराबाद के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, यानी कि चेन्नई के टॉप ऑर्डर को आप आउट करा रहे हो अर्ली, और चेन्नई की साइड से फिर मिडल ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए जिसमें रविंद्र जडेजा, डेरी मिचेल, शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी, साथ ही समीर रिजवी जैसे आपको प्लेयर देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन आपके लिए थोड़ा सा हिट कर सकता है। सेकंड चॉइस आपको देखने को मिलेगा ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल, इनमें से ड्रॉप करके आप फिर माकरम के साथ में जा सकते हो। मिडल ऑर्डर के जो भी बैट्समैन आपको देखने को मिलते हैं हैदराबाद की साइड से, अब्दुल समद देखने को मिलते हैं, साथ ही आपको देखने को मिलते हैं सदाब अहमद देखने को मिलते हैं, तो ऐसे प्लेयर में से आप पिक कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन आपका थोड़ा सा यूनिक बन जाएगा। जब आप टॉप ऑर्डर को आउट करा रहे हो किसी भी टीम से, तो देखो फॉर एग्जांपल आप हैदराबाद के टॉप ऑर्डर में आउट करा रहे हो तुषार देशपांडे, और यहाँ से एक प्लेयर और देखने को मिलेगा जो कि है तीक्ष्णा। इसको अपनी फैंटेसी टीम में इनमें से किसी एक को जरूर इंक्लूड करना। और अगर आप इंक्लूड कर चेन्नई का टॉप ऑर्डर में ड्रॉप करने की ट्राई कर रहे हो तो आप भुवनेश्वर कुमार को मस्ट लेके जाना अपनी फैंटेसी टीम में, क्योंकि टॉप ऑर्डर को आउट करने का जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर रहने वाली। कॉम्बिनेशन आप किस तरह से बना रहे हो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दिया। बैटिंग फ्रेंडली बना रहे हो, थोड़ा सा बॉलिंग में इंक्लूड कर रहे हो, या फिर बैलेंस कॉम्बिनेशन बना रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप भाइयों आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो भाई लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आपको लॉजिकल एनालिसिस कैसा लगा रेदर देन स्टैट्स बेस्ड एनालिसिस। ठीक है, बाकी ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर आपको डेली बढ़िया से बढ़िया कॉन्टेंट मिलने वाला है भाइयों।